इस वक्त हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चा, जिसमें बहुत ही चुनिंदा सेलिब्रिटीज़ शामिल हुए हैं। टॉप परफॉर्मर्स, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज़ ने इसमें शामिल होकर शादी में चार चांद लगा दिए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि ये सभी स्टार्स जो हैं ये फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ अगर जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो इन्होंने सिर्फ चंद मिनट के लिए 80 करोड़ इंडियन रुपीस या फिर 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए हैं। अब हम सभी लोगों के मन में एक ही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी जो हैं एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं ही, पर इन्होंने ये इतना सारा पैसा कमाया कैसे? 10,370 अरब रुपए क्या है इनके कमाई का असल जरिया, जो कि इन्हें पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी बनाता है। और वहीं सबसे बड़ी बात कि जब एक भाई अरबों खरबों रुपए में खेल रहा है तो उनका दूसरा भाई ऐसा क्यों कंगाली में जी रहा है। तो चलिए देखते हैं मुकेश अंबानी के सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियाँ। मुकेश अंबानी की अगर इनकम की बात करें तो मैं बता दूं कि जब तक आप यह वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजार सकते हैं जिस दिन आप मुकेश अंबानी को प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम हो, क्रिकेट हो या फिर हो रिटेल, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री हर जगह फैली हुई है। और आप सभी का दिन भर में मुकेश अंबानी किसी न किसी बिजनेस से वास्ता जो है वो बढ़ता ही रहता है। लेकिन इन सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके फादर ने धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से अच्छी नौकरी के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कंपनी में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को उन्होंने बहुत ही करीब से समझने की कोशिश की। और 8 साल बाद 1958 में वो इंडिया आए और इनके पास एक बिजनेस मॉडल आइडिया था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल नाम दिया गया। शुरुआत में यह कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी मसालों के बिजनेस में इन्वॉल्व थी। वह इंडिया से मसाले खरीद कर वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को करीब से जानने की वजह से धीरूभाई अंबानी को इस बिज़नेस का काफ़ी अच्छा आइडिया था। इसीलिए देखते ही देखते वो कामयाबी की सीढ़ियाँ एक एक कर आसानी से चढ़ते गए। लेकिन धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है तो अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखा जाए। 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से उन्होंने एक और कंपनी लॉन्च कर दी। लेकिन उस वक्त कॉटन के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी सख्ती थी, जिसकी वजह से इंडिया के पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कोहराम मचा हुआ था। इसीलिए धीरूभाई ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस की वजह से कपड़े बनाए जाने लगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो सरकार की पॉलिसी से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज़्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती गई और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में इसने क्रिकेट के वर्ल्ड कप का टाइटन भी रिलायंस के पास ही था। इतना सारा चीज़ हासिल करने के बाद चैलेंज ये था कि रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल दूसरी इंडस्ट्री से खरीदने पड़ते थे। इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। इस तरह से उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी अपना कदम जमा लिया। पर 1986 में जब धीरूभाई बीमार हुए तो उनके बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी उनके बिजनेस में हेल्प करने लगे। और जब तक धीरूभाई जिंदा रहे तब तक उनके दोनों बेटे मिलकर उनके साथ काम किया करते थे। मगर जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई तो एक नया डिस्ट्रीब्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरूभाई अंबानी ने अपने जायदाद के डिवीज़न के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो सवाल आता है कि उनके जाने के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी को कौन संभालेगा। इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट्स की वहाँ पर मीटिंग की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कमांड जो है मुकेश अंबानी के हाथ में दिया जाएगा। और यहीं से दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ गई। दोनों भाई की आपस में बिल्कुल नहीं बनते थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने एक दूसरे से बातचीत ख़त्म कर दी थी। लेकिन उनकी मां से ये सब ना देखा गया तो उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लें और अपना अपना काम करें। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, रिलायंस गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए। रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरीके से यह प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर इन दोनों के बीच में विवाद इतना ज़्यादा चलता रहा कि कई बार तो बात इनके कोर्ट तक भी पहुँच गई। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया।
उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम आई थी, उन्होंने उसके प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंस्टॉल कर दी और उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ बना दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी कम इंडस्ट्री में एक और रिफाइनरी ऑयल को बढ़ाकर इसमें और भी मुनाफा बढ़ा दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्रीज़ में भी अपना कदम रख दिया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में एक नए पहल की शुरुआत हुई और पूरे भारत में स्मार्ट बाज़ार के नाम से बड़े बड़े स्टोर डिस्काउंट वाले खोले गए, जहां पर कस्टमर्स को अपने रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स पर एक ही जगह पर मिल जाया करते थे। 2008 में इंडिया के क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग में जब अनाउंसमेंट हुई तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े और IPL के सबसे महंगे टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और यह टीम IPL में कई सालों तक सबसे वैल्यूबल रही। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम में जब खाली स्टेडियम में भी मैचेस करवाए गए, तब भी मुंबई इंडियन ने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में अपना कदम रखा और इनका यह कदम इतना भारी था कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के दूसरे कंपनीज को पूरी तरीके से कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया, जिसमें कि कॉल, मैसेजेस और इंटरनेट फ्री में उपलब्ध किया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क छोड़कर जियो के सिम धड़ाधड़ खरीदने शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिला था और देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन को क्रॉस कर गए। और उसके बाद जब जियो ने 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो उसके बाद इनके यूजर्स की संख्या और बढ़ गई। यह नेटवर्क अब 6G के ऊपर भी दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे टेलीकॉम कंपनीज ने जियो के ऊपर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट से कंपटीशन ख़त्म हो गया है। इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनियों को किस हद तक हर्ट किया था। बाद में फ्री सर्विसेज बंद करके बहुत ही कम पैसे में कॉल्स और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और बाद में इसी वजह से सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने रेट कम करने पड़े। इसी वजह से दुनिया भर में इंटरनेट बंडल में इंडिया भी सब कम पैसे में इंटरनेट देने वाली देश है। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन इंटरटेनमेंट नेशनल चैनल डिज्नी के साथ भी $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और इसी तरह पूरे इंडिया में मुकेश अंबानी हर सेक्टर में कहीं ना कहीं से आपको जुड़े हुए मिलते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी कहीं ज़्यादा है, जो कि 10,370 अरब इंडियन रुपीज़ के बराबर है। इस हिसाब से यह दुनिया के 11वें अमीर शख्स हैं। अगर इस लिस्ट से अमेरिकन मिलियंस का नाम हटाया जाए तो मुकेश अंबानी इस पूरे दुनिया में दूसरे सबसे अमीर आदमी होंगे। जाहिर है कि पैसे की इनकम जब इतनी ज़्यादा हो तो उस इंसान के खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। मुंबई में स्थित मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटेरिया कहा जाता है, वो बहुत ही फेमस है। ये 27 मंजिला इमारत जो है वो आपको 37,000 स्क्वायर फीट मीटर में फैली हुई है। इसके अंदर मंदिर, सैलून, स्पा, थिएटर, जिम, हेलीपैड सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ ये दुनिया भर के लग्जरी गाड़ी का एक तरीके से शोरूम भी है। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनको कि अपने पिता के जायदाद से आधा हिस्सा ही मिला, पर आज भी उनका दिवालिया निकला हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेज़ी से तरक्की पाने वाली एक्सेटिक्स अपनाई, जिसमें कि वो कुछ सेक्टर्स में एक साथ तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे और उनके इस डिसीजन की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए और जितना प्रॉफिट आना चाहिए था उतना नहीं आया। और दूसरा रीज़न यह था कि अनिल अंबानी का ग्रुप इंडस्ट्रीज के बचे हुए दूसरे धुरंधरों से टक्कर ले रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद रिलायंस कम्युनिकेशन मार्केट में एयरटेल, वोडाफोन और जियो से टक्कर नहीं ले पाया और बैंकक्रफ्ट हो गया। और तीसरा यह है कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट की पसंद और टाइमिंग जो है वो हमेशा गलत साबित हुई। और सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को कभी डाइवर्स नहीं किया। इस ग्रुप की ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो हाई रिस्क वाले सेक्टर्स से जुड़ी हुई थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन। जब बिजनेस आपका कई सारे इंडस्ट्रियों से जुड़ा होता है तो ख़राब वक्त आने पर आप सभी का किसी न किसी सेक्टर से सहारा जरूर होता है। इन सभी मामलों के साथ साथ अनिल अंबानी कई सारे मुकदमों में भी फंसे रहे, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन कंपनी को कुछ पैसे वापस करने थे और यह मामला जो है वो मुंबई कोर्ट तक आ पहुंचा था।
कोर्ट ने अनिल अंबानी को इरेक्शन कंपनी के सारे ड्यूज़ जो है 1 महीने में क्लियर करने का ऑर्डर दिया था, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो 1 महीने बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। लेकिन उसके बाद मेन मौके पे मुकेश अंबानी ने एंट्री की और अनिल अंबानी के पैसे चुकाकर उन्हें बेल करा लिया। ऐसे ही करते करते अनिल अंबानी की आज टोटल नेटवर्थ 0 है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। आप लोगों के सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।